सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। चारों ओर लोग ही लोग, हाथों में बैनर पोस्टर और जुबान पर तारिक रहमान के लिए नारे। 17 साल बाद जब तारिक रहमान अपने मुल्क बांग्लादेश लौटे तो लोगों ने इस तरह से स्वागत किया। ये तस्वीरें बांग्लादेश में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं। 17 साल से लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान वापस ढाका लौटे हैं। अपनी पत्नी और बेटी के साथ ढाका लौटे तारिक रहमान खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के सियासी वारिस हैं। उनके स्वागत के लिए ढाका में लाखों समर्थकों का सैलाब उमड़ा। सैलाब जन तारिक रहमान का आना इतनी बड़ी घटना है बांग्लादेश के लिए। हर चप्पे कोने पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए लगाई गई है क्योंकि तारिक रहमान अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा है। लोकतंत्र की शुरुआत, जमहूरियत की शुरुआत बांग्लादेश के लिए तारिक रहमान का आना। 30 लाख की तो उम्मीद थी, लेकिन अभी जो बता रहे हैं बांग्लादेश में जो बात है कि 50 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसा कोई नुक्कड़ चौराहा नहीं है जहाँ आपको बीएनपी के कार्यकर्ता नहीं दिखाई देंगे। तारिक रहमान ढाका एयरपोर्ट से 300 फीट नाम की जगह पर पहुंचे। एयरपोर्ट से यहां तक की दूरी बमुश्किल 6 किलोमीटर है, लेकिन समर्थकों के सैलाब की वजह से उन्हें ये दूरी तय करने में 3.5 घंटे का वक्त लगा। तारिक रहमान ने लोगों को संबोधित किया तो साफ कह दिया कि उनके देश के लिए उनके पास योजनाएं हैं। इससे पहले ढाका लौटते ही तारिक रहमान ने अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की, जिन पर 12 फरवरी को चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। अपनी मातृभूमि पर 17 साल बाद लौटे तारिक रहमान ने जूते उतारे और अपनी मिट्टी को हाथों में लिया। एयरपोर्ट से लेकर 300 फीट नाम के रैली स्थल तक लाखों कार्यकर्ता उनके रोड शो में मौजूद रहे। इस बीच खबर यह है कि शेख हसीना की आवामी लीग को चुनाव से बाहर कर दिया गया है और इस वजह से 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में अब बीएनपी जीत की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। चूंकि खालिदा जिया बेहद बीमार हैं और बीएनपी चुनावी सर्वे में सबसे आगे चल रही है, लिहाजा 12 फरवरी के चुनावों के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। शेख हसीना की आवामी लीग का तख्ता पलट होने के बाद बनी यूनुस की अंतरिम सरकार में जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी तत्वों का प्रभाव बढ़ा है। यूनुस सरकार खुलकर पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ नजर आई है। ऐसे में बीएनपी को उदारवादी और लोकतांत्रिक विकल्प माना जा रहा है। पीएम मोदी ने भी खालिद जिया के स्वास्थ्य को लेकर पोस्ट किया था। इसके अलावा भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने भी बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर से पिछले साल और इस साल कई बार मुलाकात की है। इसे बेहतर संबंधों की नई शुरुआत के संकेत माने जा रहे हैं। इनका मकसद यही है कि बीएनपी सत्ता में आए तो रिश्ते मजबूत रहें। भारत का मानना है कि बीएनपी के कदमों का अनुमान लगाया जा सकता है और उसे एक उदार विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, खास तौर पर इस वजह से क्योंकि उसने कट्टरपंथी जमाते इस्लामी की आलोचना की है। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने बांग्लादेश फर्स्ट की नीति अपनाई है, यानी न दिल्ली न रावलपिंडी, बल्कि बांग्लादेश के हितों को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अब तक का इतिहास यही बताता है कि भारत के निर्यात पर निर्भर बांग्लादेश भारत के साथ बेहतर संबंधों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। ढाका से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तारिक रहमान बांग्लादेश तो लौट आए, लेकिन सत्ता की कुर्सी भी उनके लिए तैयार दिखाई दे रही है। आज बांग्लादेश का माहौल सामान्य नहीं है। एक तरफ कट्टरपंथियों का बढ़ता प्रभाव, दूसरी तरफ आंदोलन करने वाले छात्रों की उम्मीदें और तीसरी तरफ बांग्लादेश की जमहूरियत पसंद आम आवाम की आकांक्षाओं में संतुलन बनाना। तारिक के लिए सब कुछ आसान नहीं होगा और इसमें सबसे बड़ी चुनौती बढ़ता कट्टरपंथ है, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। बांग्लादेश का मुकद्दर क्या होगा? क्या बांग्लादेश में फिर से लौटेगा अमन चैन? क्या बांग्लादेश में सुरक्षित रह सकेंगे अल्पसंख्यक? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तारिक रहमान की वापसी हुई है और माना जा रहा है कि ये वापसी बांग्लादेश में स्थितियों को सुधारने की है। मगर फिलहाल तो ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले हिंदू दीपू दास की हत्या के बाद हड़कंप मचा, फिर बांग्लादेश में छात्र नेता की हत्या के बाद कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में तबाही मचाई। कट्टरपंथियों के निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू थे। वो मामला शांत पड़ता इसके पहले ही क्रिसमस से ठीक पहले भीड़ पर पेट्रोल बम फोड़ दिया गया। जैसे ही बम फटा, ढाका के मोग बाजार चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। बांग्लादेश मुक्ति योद्धा संसद सेंट्रल कमांड के सामने
फ्लाईओवर के नीचे एक युवक मृत हालत में पड़ा मिला। क्रिसमस के ठीक पहले और तारिक रहमान के आने के ठीक पहले बीती शाम 7:30 बजे यहीं पर एक धमाका होता है। एक युवक यहाँ पर चाय पीने आता है और अचानक इसी जगह पर, यहाँ पर एक बगल में चर्च है और ठीक इस फ्लाईओवर से एक बॉम्ब फेंका जाता है। लोकली दरअसल वो पेट्रोल बम है जिसे यहाँ कॉकटेल बम कहा जाता है और बॉम्ब यहाँ पर जैसे फिरा है वो शख्स यहाँ पर चाय पीने आता है, उसके सर पर लगता है बॉम्ब और तुरंत घटनास्थल पर उसकी मौत हो जाती है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, CID, डिटेक्टिव ब्रांच और ढाका पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस बीच तक जमात इस्लामी जो है उसके अमीर जो है डॉक्टर शफीकुर रहमान, वो भी ये कह रहे हैं कि एंटी बांग्लादेश एलिमेंट जो है वो यहाँ पर हालात खराब कर रहे हैं। यहाँ ठीक बगल में एक चर्च भी है और आज के ही दिन तारिक रहमान का आगमन भी है। उसके ठीक पहले बांग्लादेश में आपको बता दें कि आचार संहिता भी लागू है और इस बीच में न सिर्फ मॉब हिंसा, न सिर्फ कानून व्यवस्था धराशायी होना, बल्कि बॉम्ब अटैक कई सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, सामने चाय की दुकान नजर आती है, भीड़ में दहशत है। बम निरोधी दस्ता मौके पर पहुंच जाता है। हाथी झील पुलिस स्टेशन के पास अंदर न्यू एस्काटन इलाके में ये असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के पास की मुख्य सड़क थी। रमना डिवीजन की पुलिस मौके पर मौजूद थी। DCC मसूद आलम बताते हैं कि ये पेट्रोल बम था जो फ्लाईओवर के ऊपर से फेंका गया था। पुलिस के मुताबिक ये घटना शाम करीब 7:10 की है। जब युवक चाय की दुकान पर चाय पीने आया तो फ्लाईओवर से उसके ऊपर बम फेंक दिया गया। हमला करने वाले का मकसद क्या था, इसे लेकर पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इस इलाके में मौजूद 2 चर्च को लेकर संवेदनशीलता के हालात हमेशा से रहे हैं। ऐसे में क्रिसमस के ठीक पहले चर्च के बाहर पेट्रोल बम से धमाके के पीछे कट्टरपंथी ताकतों की साजिश के हाथ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी बांग्लादेश में हालात संवेदनशील है। वहाँ जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक हालात कब बिगड़ जाएं किसी को कुछ नहीं पता। ढाका से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आज बांग्लादेश लड़ रहा है, बांग्लादेश की आवाम लड़ रही है, बांग्लादेश की जमहूरियत पर जहालियत के कब्जे के खिलाफ लड़ रही है। बांग्लादेश की इंसाफ पसंद आवाम जोर जबरदस्ती के खिलाफ लड़ रही है और ये लड़ाई हिंसक नहीं, गांधीवादी तरीके से जारी। 18 दिसंबर को बांग्लादेश में जब हिंसा हुई तो कट्टरपंथियों के निशाने पर ऐसे मुकाम आए जो मजहबी कट्टरपंथियों की जहालत की निशानी पेश कर रहे थे। बांग्लादेश की भाषा, संस्कृति, भाईचारे की मशाल जलाए रखने वाली संस्था छाया नट की इमारत कट्टरपंथियों के निशाने पर थी। चंद मिनटों के अंदर छाया नट को लूट खसोट तोड़ फोड़ करके आग के हवाले कर दिया गया। ये 2 तस्वीरें बांग्लादेश में बनाए जा रहे माहौल की वानगी पेश करती हैं, जिसमें एक तरफ मुल्क की तारीख, तरबियत और तासीर को मिटाने की कोशिश हो रही है तो दूसरे में इस पागलपन की साक्षात तस्वीर भी सामने नजर आती है। ये सिरफिरा ढाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन का फर्नीचर तोड़ रहा है। वो कैंटीन जिसने बांग्ला जुबान के लिए हुई जंग की तारीख देखी है, जो दमन और दरिंदगी के खिलाफ जन विद्रोह और मुक्त युद्ध की यादें समेटे हुए है। उस कैंटीन के फर्नीचर को मजहबी नारों के साथ तोड़ने फोड़ने की कोशिश की जा रही है और ऐसा करने वाले की मानसिक हालात का अंदाजा इन तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है। ये सिरफिरा जिस मधुर कैंटीन के फर्नीचर तोड़ रहा था उसका इतिहास 104 साल पुराना है। ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर साल 1921 में मधुसूदन डे ने इसकी शुरुआत की थी, जो बाद में छात्र आंदोलन, बांग्ला भाषा आंदोलन और मुक्ति संग्राम का केंद्र बनकर उभरा था। मार्च 1971 में मधु डे की हत्या की तारीख समेटे मधुर कैंटीन बांग्लादेश की जीवटता की मिसाल है, जिसे कट्टरपंथी तहस नहस करना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश इन कट्टरपंथियों से लड़ रहा है। आवाम की आवाज को दबाने की जितनी भी कोशिश की जा रही है वो उतनी ही मजबूती से उठ रही है।